हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन टू ऑल ऑफ़ यू, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जो आपकी इंडियन पॉलिटी है उसकी लेटेस्ट 7th एडिशन है। किनकी ऑथर की, तो एम लक्ष्मीकांत ऑथर है इनकी। तो उनको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ऑलरेडी 1 to 25 लेक्चर जो हैं, चैप्टर्स हैं आपके इस बुक के, वो हम देख चुके हैं डिटेल में। जिसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिलेगी, प्लेलिस्ट, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। अब जिस चैप्टर्स पे हम लोग आए हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 26, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। देख सकते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी इमेज भी यहाँ पर दी गई है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट है क्या, तो भाई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशरी देखने को मिलती है हमारे इंडिया के अंदर। जुडिशरी क्या होती है, तो जुडिशरी वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट देखने को मिलती है। 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट जनरली देखने को मिलते हैं हमको। इन जनरल क्या होते हैं, लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, और 3rd ऑर्गन ऑफ द स्टेट आता है जुडिशरी। उसी जुडिशरी की हमको बात करनी है। उसी जुडिशरी में क्या है, सबसे हाईएस्ट जुडिशरी देखने को मिलती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पे जो कोर्ट देखने को मिलती है हमको सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिया के अंदर टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलती है। उसके अंडर जो है हमें हाई कोर्ट्स देखने को मिलती है। वेरियस स्टेट के अंदर प्रेजेंटली हमें 25 नंबर्स ऑफ हाई कोर्ट्स देखने को मिलती है। हाई कोर्ट्स के अंडर हमें देखने को मिलती है वेरियस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फिर अलग अलग मैटर के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, फिर इसके अलावा आपके फैमिली कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, सोन एंड सो फॉर। ये सारी जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, और एक दूसरे के जो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो हाई कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, पर हाई कोर्ट के जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन देखने को मिलता है हमको विद इन द जुडिशरी, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि भाई इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है। वहाँ पे सेंटर के मैटर हियर करने के लिए हमें फेडरल कोर्ट देखने को मिलता है, जबकि स्टेट है, हर एक स्टेट की अपनी देखने को मिलती है जुडिशरी। तो वहाँ पे ऐसी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है नहीं यूएसए में, बट इंडिया में है। और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये अडॉप्ट किया गया हमने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का था। मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, और जब हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, कहाँ कहाँ से मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया था, तब भी ये वाला एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता। तो वैसे ही हमने कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से ही डिराइव की है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं कि हमारे इंडिया के अंदर जुडिशरी कब एस्टेब्लाइज़ की गई थी, किस किस तरीके से एस्टेब्लाइज़ की गई थी, तो देखिए ये जो जुडिशरी हमारे यहाँ पे, जो कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सेंटर और स्टेट जो लॉज हैं उसको क्या करती है, कहीं ना इंटरप्रिटेट करती है। कहीं ना कहीं अगर उस लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको नहीं लागू होने देना, ये भी इन्हीं का काम है। फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्ट करना, ये भी इन्हीं का काम है। यूएसए के अंदर डबल सिस्टम ऑफ द कोर्ट देखने को मिलता है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है, सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट है। तो डबल सिस्टम क्या है कि भाई फेडरल कोर्ट है, फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है उससे डील करने के लिए यूएसए में फेडरल कोर्ट है, जबकि स्टेट जुडिशरी भी देखने को मिलती है वेरियस, जो 50 स्टेट देखने को मिलते हैं यूएसए के। अभी तो रिसेंटली 51 स्टेट भी बनाया, तो उसके लिए पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी है जो स्टेट के मैटर को सुनती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट के मैटर अगर हाई कोर्ट में है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी सुने जा सकते हैं, बट यूएसए में ऐसा नहीं है, डबल सिस्टम ऑफ अ कोर्ट है। अब ये हमारी जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, उसका इनॉग्रेशन कब किया गया था, तो भाई एस्टेब्लाइज की गई थी 26 जनवरी 1950 बाय सक्सीडिंग द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लाइज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। भाई पहले हुआ करती थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, बट जब हमारे को इंडिपेंडेंट मिल गई तो ये इंडिपेंडेंट के बाद हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कब इनॉग्रेट किया, 26 जनवरी 1950 के अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये फेडरल कोर्ट। तो ये याद रखना, जुरिसडिक्शंस ऑफ हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो 26 जनवरी 1950 के अंदर एस्टेब्लाइज की गई थी, उसका जुरिसडिक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर।
इसके बाद बात करें हम लोग कि आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो याद रखना है सबसे पहला तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट को मेंशन किया गया आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें याद रखने हैं। ये आर्टिकल्स जो हैं पार्ट 5 के 124 से 147 ये किस चीज़ की बात करते हैं, ये डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शंस, पावर, प्रोसीजर्स, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके से होने वाली है ये आर्टिकल्स उससे डील करते हैं, आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। और पार्लियामेंट के हाथ में कहीं ना कहीं पावर होती है, याद रखना, टू रेगुलेट द बिजनेस और कहीं ना कहीं टू रेगुलेट द सुप्रीम कोर्ट। ये सारी पावर किसके हाथ में देखने को मिलती है हमको, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में देखने को मिलती है, ना कि एग्जीक्यूटिव दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड हीज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में ऐसी पावर नहीं होती है। पावर किसके हाथ में होती है, लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद अगर हम बात करें कंपोजिशन एंड द अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देखिए अगर कंपोजिशन की बात करें तो एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल मिला के 34 जजेस देखने को मिलते हैं। ये 34 के अंदर से 33 तो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, और 1 जो रहते हैं वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हम आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है डिसाइड करने में कौन सी बेंच को कौन सा मैटर, कौन सा केस डील करना है उसके लिए, तो सीजीआई उसमें रोल सबसे ज़्यादा प्ले करते हैं, इसीलिए उन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। बट as of now you have to remember that at present we have the 34 judges in the Supreme Court, among which 33 are the judges and 1 is the Chief Justice of India। अभी रिसेंटली 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में उनका, जो रिसेंटली अभी 55th जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए उसके बाद। ऑलराइट, तो ये प्रेजेंट हमको कंपोजिशन देखने को मिलता है। बट क्या ये ओरिजिनली भी ऐसा ही था, नहीं, ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो टोटल मिला के 8 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब वो बनी थी 26 जनवरी 19 और 28 जनवरी के समथिंग देखने को मिलते हैं। देखिए रिमेंबर वन थिंग, ये जो है ना आपकी डेट, ये 26 नहीं है, 26 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसके 2 दिन बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 28 जनवरी 1950 के अंदर बनी थी। सॉरी फॉर दैट, ये डेटा आपको अपडेट कर लेना है कि 28 जनवरी 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज की गई थी। अब देखिए ये जो 28 फरवरी के अंदर जब एस्टेब्लाइज की गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें कितने जज थे, 8 जजेस थे, 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे एंड 1 जो थे वो सीनियर मोस्ट जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली स्ट्रेंथ जो थी वो 8 थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, टाइम टू टाइम इन स्ट्रेंथ को बढ़ाया। हमने आगे देखा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है ऑर्गेनाइज करने की, अथॉरिटी है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जजेस की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं। तो उसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया, इस नंबर को टाइम टू टाइम चेंज किया है। ओरिजिनली कितने थे, 8 थे, और प्रेजेंटली हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 34। बट ये 8 से अभी के जो 34 है वो नंबर कैसे आए, तो 1956 के अंदर ये जजों की संख्या 8 से कितनी कर दी गई, 10। फिर और आगे चल के 4 साल बाद 1960 के अंदर 13 कर दी गई। फिर आगे चल के 17 कर दी गई 1977 में आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी। फिर 25 कर दी गई 1986 के अंदर। फिर 30 कर दी गई 2008 के अंदर। फिर 33 कर दी गई 2019 के अंदर। प्रेजेंटली हमें 33+1 देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 34 जजेस देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ऑलराइट, और अगर हम बात करें कि वेरियस एक्ट हो गया रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एक्ट भी आपको दिए गए हैं आपकी बुक जो है उसके अंदर, टेबल नंबर 26.2 के अंदर आपको ये सारे जो हैं सीरीज़ के अंदर नंबर दिए गए। तो ये हमें देखने को मिलता है प्रेजेंटली कंपोजिशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भाई प्रेजेंटली जज की संख्या कितनी है, स्टार्टिंग इनिशियली कहाँ से हुई थी, किस तरीके से कंटिन्यूसली इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, तो जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है कि द भाई द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय होम, बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे क्या एक ट्विस्ट है कि भाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करना होगा तो वो कौन करेंगे, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही और शी डीम्ड नेसेसरी। तो ये एक चीज़ें लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, हमको देखने को मिलती है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करना है तो पावर है प्रेसिडेंट के पास, बट
उनको कंसल्ट करना होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। कितने के जजेस, तो वो डिसाइड करेंगे, उन्हें जितना नेसेसरी लगता हो। ऑलराइट, बट रिमेंबर अदर जजेस अदर देन द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 भी है प्रेजेंटली, तो अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपॉइंट करना होगा तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। बट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ दिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, अदर जजेस हैं और उनको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। यानी कि द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही और शी डीम्ड नेसेसरी। भाई इनको अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, हाई कोर्ट और चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके कितने, तो वो डिसाइड करेंगे। ये एक बार अपॉइंट हो गए, फिर इनको अगर अपॉइंट करना है तो इनसे तो क्या करना है, कंसल्ट करना ही है, किसको, प्रेसिडेंट को, प्लस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने जजों से उनको ठीक लगता है उतनों को कंसल्ट करके इन जजों को अपॉइंट कर देना। ये ओरिजिनली हमको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। बट याद रखना, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उससे कंसल्ट करना कंपलसरी ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बिफोर अपॉइंटिंग द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या ये अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जो है क्या इसी तरीके से किया जाता है जो ओरिजिनली लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, इसके लिए भी बहुत सारी हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है और कंट्रोवर्सी के तहत अलग अलग जो हैं केसेस आए जिसके बेस पे एक सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है जिसको बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम है क्या? तो भाई जुडिशरी के अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसको कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है। कैसे इवॉल्व हुआ है उसे समझते हैं हम। देखिए होता क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए वर्ड कंसल्टेशंस को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा तो यहाँ पे क्या पढ़ा है, कंसल्टेशन, कि भाई प्रेसिडेंट को क्या करनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और प्रेसिडेंट को क्या करनी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके फिर क्या करना है जजेस को अपॉइंट करना है। तो ये कंसल्टेशन है क्या भाई? ये जो कंसल्टेशन करनी है प्रेसिडेंट को, ये कंसल्टेशन है क्या? कंसल्टेशन क्या है, एडवाइजरी फॉर्म के अंदर है या कंसल्टेशन क्या है, बाइंडिंग है, क्या है? तो उसके बेस पे क्या है अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है और अलग अलग जजेस के केसेस अलग अलग केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियर किए जाते हैं। सबसे पहले 1981 के अंदर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको बोला जाता है फर्स्ट जजेस केस। इसके अंदर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि भाई जो कंसल्टेशन है ना उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, कंसल्टेशन इज जस्ट एडवाइजरी इन द नेचर। कि भाई प्रेसिडेंट को क्या करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करनी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनको ठीक लगते हैं उतनों से कंसल्टेशन करनी। अब ये कंसल्टेशन जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी फॉर्म के अंदर है। जो भी कंसल्ट करने के बाद CJI ने इनको कंसल्टेशंस के फॉर्म में एडवाइस दी, वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि उन्हें जिनकी रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हीं को अपॉइंट करना है, ऐसा बाइंडिंग नहीं है। कब क्या बोला गया? ये फर्स्ट जजेस केस 1981 में बोला गया कि भाई जो कंसल्टेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन एडवाइजरी इन द नेचर है, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ओनली दोज पर्सनैलिटीज एज ए जज। क्लियर है? तो ये चीज़ें बोली गई फर्स्ट जजेस केस के अंदर। फिर आगे बढ़ती है चीज़ें 1993 तक आता है। 1993 तक हमें एक और जज केस देखने को मिलता है जिसको हम सेकंड जज केस कहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड जज केसेस की तो देखिए फर्स्टली ये जो सेकंड जज केस है कब आया ये हमें पता होना चाहिए। तो 1993 में ये केस देखने को मिलता है हमको जिसको सेकंड जज केस बोलते हैं। इसको केस से ही कहीं ना कहीं क्या होता है, हम बोल सकते हैं कोलेजियम सिस्टम है आपका, उसकी शुरुआत होती है। इस केस के अंदर क्या बोला गया? इस केस के अंदर बोला गया कि वर्ड कंसल्टेशन जो है ना उसका मीनिंग है कंकरेंस। इसका मतलब कंकरेंस का मीनिंग क्या हो जाता है कि भाई कंसल्ट करते हैं उसको कंकरेंसी बोला गया इस केस में। यानी कि जो भी सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी, बाइंडिंग होगी। अब ये एडवाइजरी नेचर में नहीं होगी जो कि फर्स्ट जजेस केस में एडवाइजरी इन नेचर थी। पर इस जज में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया भाई कंसल्टेशन इज कंसिडर एज द कंकरेंस, मीन्स जो सलाह दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को जजों को अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग वो क्या होगी, उन पे बाइंडिंग होने वाली है। प्लस
सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सलाहें नहीं देंगे, इनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग भी सलाह देंगे। तीनों मिलके क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देंगे इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये तीनों जब क्या करेंगे, सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, और वो सलाह क्या होगी, क्योंकि कंसल्टेशन कंकरेंस है, यानी वो सलाह बाइंडिंग होगी और प्रेसिडेंट को क्या करना है, उनको अपॉइंट करना है। ये बोला गया सेकेंड जजेस केस में, जो कि 1993 में आया। रिमेंबर, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, टोटल मिला के 3 जजेस, इनमें भी क्या होगा, मेजोरिटी से डिसीजन होना चाहिए। तो मेजोरिटी इसमें भी कंपलसरी है, यानी कि एटलीस्ट 2 जजेस जो हैं उसके लिए क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर जज है, इसको हम लोग अपॉइंट करें। और जब क्या देंगे, कहीं ना कहीं सलाह देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, तो एटलीस्ट 2-1 की मेजोरिटी से होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 में से 2 जजेस जो हैं वो तो फेवर में होने चाहिए कि दिस पर्टिकुलर जज हैज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट, हो सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं, इसी को बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम। उसकी शुरुआत आपसे पूछे कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कौन से केस से हुई थी, तो सेकंड जज केस कब आया था, 1993 में। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती है, चीज़ें आगे बढ़ने के साथ टाइम आता है 1998 का, तब क्या आता है, एक और केस आता है जिसको थर्ड जजेस केस कहा जाता है। इसके अंदर क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, थर्ड जजेस केस के अंदर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस के अंदर बताया कि द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी एडोप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड द कंसल्टेशन ऑफ द प्लूरालिटी ऑफ द जजेस। कि भाई अभी तक जो CJI प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे 3 जनों की, तो इतना भी नहीं चलेगा, इसकी जगह और भी प्लूरालिटी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए। अब ये प्लूरालिटी ऑफ द जजेस है, ये कितने होने वाली है कि भाई द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, he should consult a collegium of the 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if the 2 judges given an adverse opinion, he or she should not send the recommendation to the गवर्नमेंट फॉर द कंसिडरेशन। समझ में आया, यानी थर्ड जजेस केस में ये कॉलेजियम का जो CJI प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए। ये 5 लोग मिलके क्या करेंगे, मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे कि किसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसमें अगर 2 जजेस जो हैं वो भी क्या है, एडवर्स ओपिनियन देते हैं, बोले फॉर एग्जांपल ये जज ए है, जज ए को अपॉइंट करना है, ये 5 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि इनको अपॉइंट किया जाए या नहीं। इसके अंदर अगर ये 5 में से 2 जजेस ने भी ऐसा बोल दिया नहीं इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं दी जाएगी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट के लिए। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं क्या है, हमको 4 लोग तो उसको एडवाइस करते होने चाहिए। अगर 2 जजेस ने, अगर 1 जजेस डिसेंट होते कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 जजेस भी ये 5 में से डिसेंट हो गए तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये है थर्ड जजेस केस, जिसके अंदर क्या है, कॉलेजियम सिस्टम जो है फुल फ्लेज्ड और ऑपरेशंस के अंदर हमें देखने को मिला सिंस 1998। तो तब से हम लोग बोल सकते हैं ये थर्ड जजेस केस आया 1998 से। तब से हमारी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये लोग मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होता है, ये नाम कहीं ना कहीं बाइंडिंग होते हैं। अब बाइंडिंग होते हैं इसका मतलब जो नाम आए बस उन्हीं को अपॉइंट कर देना नहीं, एक काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्या कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब प्रेसिडेंट यानी समझिए आप, प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेसिडेंट के पास नाम चलेगा तो प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड कर लेंगे, नहीं, वो करेंगे गवर्नमेंट से बातचीत, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट डिसाइड करेगी। उनको अगर ये नाम पसंद नहीं आए तो प्रेसिडेंट के थ्रू एक बार रिटर्न कर सकते हैं उन नाम को कि भाई आप ये नाम जो है वापस से कंसिडर करो, हमें सही नहीं लग रहे हैं, विथ वैलिड रीज़न, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इनको लगता बोले नहीं ये नाम सही थे और इन्होंने वापस भेजा उन्हीं सेम नाम को कि भाई इनको अपॉइंट करना है, तब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको उन पर्टिकुलर नाम को जो वापस आए सेम नाम को क्या करना होता है, जज के तौर पे अपॉइंट करना होता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। बट यहाँ पे लूप होल क्या है, टाइम, कि भाई कितने टाइम ड्यूरेशन में अपॉइंट करें, ये चीज़ें फिक्स नहीं की गई। तो ये सबसे बड़ा लूप होल माना जाता है हमारी जुडिशरी अपॉइंटमेंट के लिए। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जजेस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने आप को थ्रू द सिस्टम ऑफ कॉलेजियम। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये वाला जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस जजेस केस के थ्रू क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए ये चीज़ें चलती है, यहाँ पे जज जो है वो खुद ही रिकमेंडेशन दे के अपॉइंट कर रहे हैं खुद को, ये चीज़ें चलती आ रही। फिर होता क्या है, 2015 आता है, 2014 आता है। इसमें क्या करते हैं, 2015 के अंदर
गवर्नमेंट एक्ट लेके आती है जिसको बोला जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो है 2015 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, पार्लियामेंट एक्ट लेके आती है। इस एक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इसमें एक कमीशन बनाया जाता है जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं। ये कमीशंस के अंदर जनरली अगर हम बात करें तो एक बॉडी बनाई जाती है और वो बॉडी क्या करती है, जजों को अपॉइंट करती है। और ये बॉडीज़ के अंदर कौन लोग को कहीं ना कहीं शामिल किया गया था अगर उसकी बात करें हम लोग। ऑलराइट, तो ये जो एनजेक होने वाली है ये क्या होगी, 6 मेंबर कमेटी होगी एक। ये 6 मेंबर जो है उनको चेयर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस यहाँ पे होंगे 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। इसके बाद यहाँ पे एक लॉ मिनिस्टर भी होंगे हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, और 2 ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होगी जिनको कौन अपॉइंट करेगा, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी के अंदर होंगे CJI प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्लस होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ये 3 मेंबर की कमेटी डिसाइड करेगी कि 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ कौन होंगे। तो 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज़, लॉ मिनिस्टर, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीनियर और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 6 मेंबर की कमिटीज़ जो हैं वो क्या होगी, फॉर्म की जाएगी अंडर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कौन होने वाला है जजेस, उनके नाम रिकमेंडेशंस करने का काम ये करेगी। ये था NJ 1। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लाया गया था 2014 के अंदर। सेम इसी प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए जो क्या करे, कोलेजियम सिस्टम जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, जज खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं, उसको साइडलाइन करने के लिए। बट इसको क्या किया गया है 2015 के अंदर अंडर द 5th जजेस, या बोल सकते हैं हम 4th जजेस के, क्योंकि 3 जजेस केस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या या फिर जुडिशरी ने कहीं ना कहीं क्या किया, ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये NJ 1 वाला सिस्टम है, दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। और इसके अंदर बोला गया जुडिशरी ने कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है NJ 1 और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुडिशरी के इंडिपेंडेंट को साइडलाइन कर रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये भी क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो ये NJ प्लस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या किया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015 इन द केस ऑफ 4th जजेस केस। ऑलराइट, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है हमको। टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ है जिसके थ्रू क्या है, कोलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। और गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया था 2014-15 के अंदर उसको ओवरटर्न करके NJ 1 लाने का, पर वो भी अनफॉर्चुनेटली क्या है, इन्फोर्स नहीं किया गया, 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो एज ऑफ नाउ हमें देखने को मिलता है कोलेजियम सिस्टम जो क्या करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। इसमें कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ कोलेजियम सिस्टम का, और प्रेजेंटली हमें कोलेजियम सिस्टम ही कहीं ना कहीं काम आता हुआ दिख रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस की, तो देखिए होता क्या है, फ्रॉम 1950 से लेकर 1973 तक द प्रैक्टिस ऐसी थी कि भाई जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमको पता है कि भाई कितने प्रेजेंटली 34 जजेस है, जिसमें से क्या है एक सबसे सीनियर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। पर ये जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हीं को क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। ये कब से चीज़ें चली आ रही है, कन्वेंशन है, कोई लॉ है इसको लेके नहीं, ये कन्वेंशन देखने को मिलता है। क्या होता है 1950 से लेके 1973 तक ये चीज़ें चली आ रही थी, भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी क्या होगा सीनियर मोस्ट होगा उसको ही हम क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे, ये कन्वेंशन था। बट होता क्या 1973 के अंदर एन राय करके उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि उनसे 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। फिर भी तीनों को सुपरसीड करके एन राय को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब क्या होता है, बहुत सारा कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है हमको जजेस के अपॉइंटमेंट में कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सीनियर मोस्ट को नहीं किया गया। सेम हमको कंडीशन देखने को मिलती है 1977 के अंदर, जिसमें MU बैक करके हैं उनको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता है। सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको उनके होते हुए भी कहीं ना कहीं MU बक को अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एक तो 73 के अंदर और एक 77 के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमको सेकंड जज केस देखने को मिला था, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 1993 का जो सेकंड जज केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाली जो है ना उसको एकदम क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई देखो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का
वही क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये जो बीच में 1977 और 73 में जो घटनाएं घटी, ये चीज़ें सही नहीं है और ये चीज़ें अब नहीं होने वाली। जो सीनियर होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। कब ये चीज़ें क्लैरिफाई की, 1993 के अंदर सेकेंड जजिस केस के अंदर ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दी थी। अब सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं होता, याद रखना, एज से सीनियर। सीनियर मोस्ट का मतलब होता है एक्सपीरियंस से सीनियर। किसको जुडिशरी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितने भी 34 जजेस हैं उनमें, तो उसको क्या बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। सीनियोरिटी इसके बेस पे होती है, ना कि एज के बेस पे होती है। रिमेंबर कि भाई बड़ी एज है तो उसको बना देंगे, ऐसा नहीं है। सीनियोरिटी एक्सपीरियंस के बेस पे तय की जाती है, ना कि जज के एज के बेस पे। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखने को मिलती है। ये कंट्रोवर्सी, ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। 1973 और 77 में एन राय और एम यू बग, जिनको क्या किया गया था, सीनियर नहीं थे फिर भी अपॉइंट किया गया था, इसीलिए कंट्रोवर्सी बनी थी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें हम क्वालिफिकेशन ओथ एंड द सैलरीज़ की, तो देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहली, वो देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव जज ऑफ द हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का, और या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेसी का एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो भी वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट के ओपिनियन में क्या है, कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है, तो भी उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी निकला है कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए तो ही उसको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। इन क्राइटेरियाज़ में से क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करता होगा तो उसको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई किया जा सकता है। देश का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर जज के तौर पे एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा प्रेसिडेंट के आइज में, तो उसको भी बनाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मिनिमम एज कोई क्वालिफाई या स्पेसिफाई नहीं की गई है। और रिमेंबर, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस ओथ और द अफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एंड द स्वेयरिंग सेरेमनीज जो टेक प्लेस की जाती है, तो ओथ एंड अफर्मेशन जो है कहीं ना कहीं क्या है, लेनी होती है किसको, जजेस को, बिफोर द प्रेसिडेंट। तो ये ओथ और अफर्मेशन क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए अगर ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें तो ओथ का मतलब क्या होता है कि भाई जो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गॉड में बिलीव करते हैं, वो ओथ लेते हैं, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अफर्मेशन किसके लिए होता है, जो नास्तिक होते हैं, जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए होता है अफर्मेशन। यानी दोनों का मतलब यही होता है भाई, एक टाइप की शपथ होती है कि आपको क्या करना है, ये शपथ लेनी है कि आप जिस ऑफिस पे होल्ड करके बैठे हैं आप उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखेंगे, आपके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको आप फॉलो करेंगे। ये चीज़ें होती है ओथ में। तो होता क्या है कहीं ना कहीं कि आप पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज और ऑफिस हैज़ टू मेक सब्सक्राइब एन ओथ और द अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। उसकी ओथ के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की होती है, तो भाई ये चीज़ें होती है, टू बियर द ट्रू फेथ एंड द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, टू डेली एंड फेथफुली एंड टू बी द बेस्ट ऑफ हिज और एबिलिटी, नॉलेज एंड द जजमेंट, perform the duties of the office without fear and favor, affection or the ill will, and to uphold the constitution and the laws। ये कुछ ओथ होती है जो क्या है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को लेनी होती है बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस। ऑलराइट, तो ओथ भी क्लियर है। इसके बाद बात करें इनकी सैलरीज एंड द अलाउंसेस की, तो देखिए सैलरी जो है इनकी कौन डिटरमाइन करता है, तो भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है पावर डिटरमाइन करने की, कि वो टाइम टू टाइम देख सके इनकी सैलरीज अलाउंसेस कैसे क्या किए जाएंगे। और एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो ये सैलरीज़ हैं, एम्यूलमेंट है, उनको वेरी यानी कि चेंजेस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी है तब तो कुछ भी किया जा सकता है, पता है ना, फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं जब ये इमरजेंसी हमने पढ़ी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम इसका लेक्चर आपको वीडियो सीरीज़ में मिल जाएगा कंप्लीट इंडियन की पॉलिटी की सीरीज़ में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया जजों का, तो इनकी सैलरी अलाउंसेस हैं, ये चीज़ें वेरी नहीं की जा सकती, चेंज नहीं की जा सकती। बाकी इसके अलावा पार्लियामेंट जो है इनमें चेंजेस कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें 2018 के अंदर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया गया था 1 लाख से लेके 2.8 लाख कर दी गई थी पर मंथ 2018 के अंदर, जबकि अदर जजेस है उनकी 90,000 से लेके
2.5 लाख सैलरी कर दी गई थी पर मंथ। तो ये क्या इंक्रीज़ किया था? अब इंक्रीज़ किसने किया है सैलरी के अंदर? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था। तो सीजेआई की सैलरी 2.8 लाख पर मंथ, जबकि अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2.5 लाख पर मंथ देखने को मिलती है। और याद रखना, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस आर द एंटाइटल टू 50% ऑफ देयर लास्ट सैलरी एज अ पेंशन। कि भाई रिटायर हो रहे हैं, लेट से लास्ट सैलरी उनकी आई थी 4 लाख, तो 4 लाख का 50%, लास्ट सैलरी लास्ट मंथ की उनकी आई 4 लाख, तो 4 लाख का 50% कितना होता है? 2 लाख। तो उनकी मंथली पेंशन उनको देखने को मिलेगी 2 लाख। समझ रहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ सैलरीज एंड अलाउंसेस देखने को मिलते हैं हमको किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। और ये सारे सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं ना, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों के लिए। और ये चार्ज किए जाते हैं, एक टाइप के चार्ज एक्सपेंडिचर हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग्स। तो भाई चार्ज एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये वोटेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है। ये चीज़ें चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे ली जाती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें देखने को मिलती है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें टेन्योर का, तो भाई क्या होते हैं टेन्योर्स इनके? तो देखिए, जब टेन्योर्स की बात करते हैं, यानी कि कितने साल तक ये लोग अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ें फिक्स नहीं की है कि भाई कितना होना चाहिए टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए जिसके बेस पे क्या किया जा सकता है, टेन्योर जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए ये 62 है, याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो 65 की ईयर्स की एज तक क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, यानी उसके बाद रिटायर हो सकते हैं। रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे करके। उनको रिमूव भी किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये होता है इनका टेन्योर और रिमूवल। 65 के बाद उनको कहीं ना कहीं रिटायरमेंट हो जाती है उनकी, और वो रिज़ाइन और रिमूवल भी हो सकता है उनका। रिज़ाइन प्रेसिडेंट को, रिमूवल जो है उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो प्रॉपर क्या है, एक रिमूवल मोशन जो है वो लाई जाती है, जिसको हम इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं। वो मोशंस के थ्रू क्या किया जाता है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। ऑलराइट, देखो इसके अलावा अगर हम रिमूवल की बात करें कि रिमूवल ऑफ द जजेस, तो देखिए, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हीज और आवर ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट ये जो ऑर्डर है, द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। जो उनको सेम सेशंस के अंदर पार्लियामेंट में वो रिमूवल की जो मोशन है वो क्या की जाएगी? प्रेजेंट की जाएगी। और पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करके ईच हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करके क्या किया जाएगा? कहीं ना कहीं ये मोशन को पास कराया जाएगा। और वो क्या होती है वो हम देखेंगे आगे चल के। और उसी के बेस पे अगर वो मोशन दोनों हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? जजों को रिमूव किया जाएगा। वो मोशन जो है फिर पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट उनको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्या कर देंगे? जज को रिमूव कर देंगे। और याद रखना, 2 ही ग्राउंड मेंशन किए गए हैं किसके लिए? रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, एक इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी यानी काम ही नहीं कर पा रहे, उनमें कैपेसिटी इतनी है नहीं। जबकि मिसबिहेवियर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वाइडर इसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करना होता है, उसके बाद ही इनको रिमूव किया जा सकता है। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी 2 ग्राउंड है फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। राइट, अब हम देखते हैं किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। वो प्रोसेस को समझते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एक एक्ट है जिसको बोला था जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। वो क्या करता है? ये प्रोसीजर को रेगुलेट करता है फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट है नहीं, क्योंकि इम्पीचमेंट बाद ओनली याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। बाकी जो जजेस हैं उनको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इन द सेम मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना होता है तब हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर ये प्रोसीजर मेंशन की गई है कि किस तरीके से जजेस जो है उनको रिमूव किया जाएगा। किस तरीके से? तो भाई एक रिमूवल मोशन जो है वो सबसे पहले क्या है? साइन करके लानी होती है। लेट से अगर लोकसभा में आएगी तो 100 MP का सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में आएगी तो 50 MP का सपोर्ट चाहिए। उनको क्या है? रिमूवल मोशन उनको साइन करना है, और साइन करने के बाद क्या करना है? अगर वो लोकसभा में लाई गई तो स्पीकर को, अगर राज्यसभा में लाई गई तो चेयरमैन को सबमिट करना है। अब स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में है
कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। रिफ्यूज़ कर दिया तो ओवर हो गई, वो मोशन जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, जजेस जो है रिमूव नहीं किया जाएगा जज को। बट अगर वो चीज़ें एडमिट कर ली, लेट से वो मोशन को एडमिट कर ली, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर स्पीकर हैं तो वो 3 मेंबर की कमेटी बना सकते हैं लोकसभा में। अगर राज्यसभा में मोशन लाई गई तो वो चेयरमैन जो है वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, जो क्या करेगी, ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। ये 3 मेंबर की कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे, तो सबसे पहले याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो वो अपॉइंट करेंगे। दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, जिसके जज को अगर रिमूव किया जा रहा होगा तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ये 3 मेंबर की क्या होगी, कहीं ना कहीं कमेटी बनाएंगे। कौन बनाएंगे, चेयरमैन या स्पीकर बनाएंगे, जो क्या करेगी, चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद कमेटी ने क्या किया, लेट से उनको गिल्टी फाउंड नहीं किया तो रिमूवल मोशन ख़त्म। अगर क्या किया, ये चार्जेस जो हैं वो सही पाए गए, ये कमेटी ने 3 मेंबर की कमेटी ने क्या किया, वो चार्जेस को सही पाया, तो क्या होगा, हाउस जो है वो कंसिडरेशन करेगा उस मोशन को। कंसिडरेशन करेगा मतलब क्या, अब वो पार्ट जो है उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर पास कराना होगा। तो आफ्टर द मोशन इज पास बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल मेजोरिटी से पहले लोकसभा को या राज्यसभा को पहले तो फिर लोकसभा को पहले तो फिर राज्यसभा को, दोनों हाउस को सेपरेटली, कोई जॉइंट सेटिंग का इसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। सेपरेटली क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से ये मोशन जो है वो पास करनी होगी। और ये जो स्पेशल मेजोरिटीज़ हैं वो क्या है, टफ मेजोरिटी मानी जाती है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये स्ट्रेंथ, ये कहीं ना कहीं मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोला जाता है, जिसका यूज़ करके क्या किया जाता है, ईच हाउसेस में से ये मोशन को पास की जाती है। ये मोशन लेट से एक भी हाउसेस के अंदर फेल हो गई तो जो रिमूवल मोशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में पास हो गई, तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, उसी ऑर्डर के थ्रू क्या करते हैं, जजों को रिमूव कर देते हैं। ऑर्डर पास करना है और जज को रिमूव करना है। तो ये एंटायर प्रोसेस देखने को मिलती है हमको, किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस, जो कि किसके अंदर मेंशन की गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो इम्पीचमेंट मोशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी मेंशन की गई है, स्टेप बाय स्टेप नहीं, तो कहाँ मेंशन की गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1967। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस क्या होते हैं, सीट एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन द जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इससे पहले के चैप्टर्स में, तो आप इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।